So today we are going to start simple harmonic motion, right? ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि आपके 3 टॉपिक्स इस पर डिपेंडेंट हैं। मैकेनिक्स का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। 11th में अभी हम लोग वेव्स पढ़ेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट इस पर बेस्ड है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घरों में आती है वो भी साइन वेव है, यानी SHM पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और वेव ऑप्टिक्स भी पूरा SHM पर बेस्ड है। यानी अगर मैकेनिक्स के इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो ये तीनों टॉपिक हमारे वीक रह जाएंगे। इसीलिए मैंने इस लेसन को बहुत ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया है और एनिमेशन के थ्रू इसके बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स आपको एनालाइज करने और समझने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक खास तरीके का ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन एक खास तरीके का पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन क्या है? पीरियोडिक मोशन when a motion or when motion of an object is repeated after a definite time interval, such motion is called periodic motion. Take example of blades of a fan. फैन का ब्लेड एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद उस पॉइंट से गुजरता है जिस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब वो सर्कुलर मोशन को अपने रिपीट करता है। तो फैन के ब्लेड का वो मोशन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। इसी तरह से जो स्विंग है, झूला है, वो भी अपने मोशन को रिपीट करता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। पेंडुलम को सबने देखा है, वो भी अपने मोशन को रिपीट करता है। एक ही जैसा मोशन बार बार करता है और एक ही टाइम के बाद अपने मोशन को एक खास तरीके से रिपीट करता है। तो ये सारे मोशंस बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी बाइक और कार के इंजन का पिस्टन, ये सब अपने मोशन को रिपीट करते हैं और इसीलिए पीरियोडिक मोशन कहलाते हैं। पीरियोडिक मोशन में खास तरीके का मोशन ऑसिलेशन कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करे तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेशन। सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। लेकिन सबसे सिंपल तरह का ऑसिलेटरी मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई होती हैं, तब मोशन SHM की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम शुरू करेंगे एक ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन कि पेंडुलम का मोशन किस खास तरीके से हो रहा है। एक बार हम पेंडुलम के मोशन को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम पहले ये पता करेंगे कि पेंडुलम का मोशन वैसा क्यों है जैसा दिख रहा है।
अब देखते हैं कि आखिर सिंपल पेंडुलम पर ऐसे कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे थे कि सिंपल पेंडुलम का मोशन एक खास तरीके से परफॉर्म होता है। अगर आप बॉब पर ध्यान दो तो केवल दो फोर्सेस बॉब पर एक्ट करते हैं, टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जब सिंपल पेंडुलम रेस्ट पर होता है तो टेंशन और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं और नेट फोर्स ऑन द पेंडुलम इज zero. This is something which you have to keep in your mind, that when pendulum is at this position, net force acting on the pendulum is zero. और इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन। तो क्या हम रिलेट करें कि वो पोजीशन जहां बॉब पर नेट फोर्स जीरो है उससे हमने डिफाइन किया है रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन की तरह। तो ये पॉइंट आप बहुत हाईलाइट करके नोट करेंगे कि रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन वो पोजीशन है जिस पर बॉब पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हमने पेंडुलम को डिस्टर्ब किया और थीटा एंगल पर ले जाकर छोड़ा, तो जिस समय हमने उसको थीटा एंगल पर ले जाकर छोड़ा, उस मूवमेंट पर उस पर टेंशन और mg यही दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, लेकिन अब उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका था क्योंकि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता है और इसलिए अब वो एक एंगल पर इंक्लाइन था, जबकि mg अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो अब क्या हुआ कि टेंशन का एक कंपोनेंट इस पेंडुलम को अपनी तरफ, अपने मीन पोजीशन की तरफ खींचने के लिए पिक्चर में आ गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि हम टेंशन को रिजॉल्व करके कह सकते हैं कि टेंशन का एक कंपोनेंट पिक्चर में आ गया, और हम mg को रिजॉल्व करके भी कह सकते हैं कि mg का एक कंपोनेंट पिक्चर में आ गया। जिस तरीके की मोशन या कंडीशन होगी हम उस एनालिसिस को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर हम mg को रिजॉल्व करते हैं क्योंकि जो पेंडुलम का पाथ है वो असल में एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा यानी आर्क होता है, लेकिन हम ये कंडीशन लगाते हैं कि जो भी डिस्कशन हम पेंडुलम के लिए करने जा रहे हैं वो बहुत छोटे एंगल के लिए ही अलाउड है। तो अगर ये एंगल बहुत छोटा हो तो ये आर्क असल में जितना छोटा एंगल आप कंसीडर करो, ये आर्क एक स्ट्रेट लाइन की तरह अप्रॉक्सीमेटली लगने लगती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पेंडुलम एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है जब थीटा बहुत छोटा है, लेकिन एक्चुअली वो एक आर्क पर मूव करता है प्रैक्टिकली देखें तो अगर आप इस आर्क के और इसके मोशन के पाथ को देखो तो आपको जस्टिफाइड लगेगा कि यही वो फोर्स लग रहा है जो पेंडुलम को इस पाथ पे चलाएगा। ये लगातार इस पाथ के टेंजेंट पर mg sin थीटा बना रहेगा। तो इसलिए आज के डिस्कशन में पेंडुलम पे हम mg को रिजॉल्व करके उसके फोर्सेस को एनालाइज करते हैं। तो जब हम mg को रिजॉल्व करेंगे तो टेंशन के अलोंग और टेंशन के परपेंडिकुलर, यानी स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर mg के कंपोनेंट्स देखेंगे। अब ये एंगल थीटा है तो देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट जो टेंशन के अलोंग है ये हो गया mg cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया mg sin थीटा। अब पेंडुलम
ना तो स्ट्रिंग के अलोंग ऊपर जा रहा है, ना स्ट्रिंग से दूर नीचे की ओर गिर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स mg cos थीटा से बिल्कुल बैलेंस हो रहा है। लेकिन mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोई भी फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा अनबैलेंस्ड है और इसीलिए mg sin थीटा इस पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन की ओर लाना चाहता है और मूव कराता है। तो वो फोर्स जो पेंडुलम को मीन पोजीशन की ओर मूव कराएगा, हमने इस डिस्कशन से समझा वो कौन सा फोर्स है, mg sin थीटा। और क्योंकि mg sin थीटा पेंडुलम की रेस्ट पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है, ये चाहता है कि पेंडुलम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, तो हमने mg sin थीटा को कहा रीस्टोरिंग फोर्स। अब अगर इस पेंडुलम को आप राइट साइड न डिस्प्लेस करके लेफ्ट साइड डिस्प्लेस किए हो, तो ध्यान दो, इंटरेस्टिंगली टेंशन इंक्लाइंड है इस तरीके से अलोंग द स्ट्रिंग, और जब हम mg को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, तो mg sin थीटा फिर से मीन पोजीशन की ओर पॉइंट कर रहा है और ये फिर से बॉब को मीन पोजीशन की ओर ही रीस्टोर करना चाहता है उसकी पोजीशन को। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि mg sin थीटा रिस्टोरिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है और हर हालत में दोनों तरफ से हमेशा मीन पोजीशन की ओर पॉइंटेड होता है। तो अब हम समझ रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम जिसका मोशन सिंपल हार्मोनिक है, उसके रीस्टोरिंग फोर्स, यानी एक तो उसके पास रीस्टोरिंग फोर्स है और दूसरा उसके रीस्टोरिंग फोर्स में खासियत है कि वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होता है। अब देखते हैं कि ये जो mg sin थीटा का रोल है, ये एक्चुअली किस तरीके से पेंडुलम के मोशन को गवर्न करता है, इसको बहुत ध्यान से हम इस एनिमेशन में देखेंगे और उसके बाद हम मैथमेटिकली इसको एनालाइज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस डिराइव करेंगे। तो बेटा देखो कि नेट फोर्स मीन पोजीशन पर बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि टेंशन और ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन एक साइड में डिस्प्लेस करते ही mg का एक कंपोनेंट मीन पोजीशन की ओर लगने लगता है और वो मीन पोजीशन की ओर बॉब को खींच के ला रहा होता है। बॉब इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होता है, उसको वेलोसिटी गेन होती है और मीन पोजीशन पर पहुंचने पर भी बॉब वहां रुक नहीं पाता और मीन पोजीशन क्रॉस करके लेफ्ट साइड में बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड मीन पोजीशन को बॉब क्रॉस करता है, लेफ्ट साइड में पहुंचता है, mg sin थीटा अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है और फिर से मीन पोजीशन की ओर लगता है और कंटिन्यूअसली मीन पोजीशन को पॉइंट करता है। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई सिंपल पेंडुलम के रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा को हम अब मैथमेटिकली और एनालाइज करके सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशंस को डिराइव करने की सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमको कुछ कुछ समझ में आने लगा है। तो हमने क्या किया, हमने रीस्टोरिंग फोर्स F को mg sin थीटा लिखकर थीटा की कंडीशंस को कि थीटा इज वेरी स्मॉल, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मैथमेटिक्स में मिलती है कि साइन थीटा
will approximately be equal to theta will approximately be equal to tan theta. यहाँ पर हालांकि हमें साइन थीटा से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन अगर हमने टेंशन को रिजॉल्व किया होता तो हमने इस कंडीशन का यूज़ किया होता. तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस मोशन में जियोमेट्री की हेल्प लेंगे और यहाँ से इसकी मीन पोजीशन का पॉइंट ये है और एक्सट्रीम पोजीशन जहाँ पर ले जाकर हमने पेंडुलम को छोड़ा ये है. तो हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो स्ट्रेट मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. परपेंडिकुलर perpendicular separation between initial and final position is called displacement, and we will call it x. And the length of the string we will take it, say, L. Now sin theta can be written as x perpendicular upon hypotenuse L. So we will write m G, and in place of sin theta we will write x upon L. Now we know the restoring force has value mg x upon L. अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो मास ऑफ द बॉब एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अगर हम एक केस ले रहे हैं पेंडुलम का तो लेंथ और मास और साथ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये तीनों कांस्टेंट है. तो बदल क्या रहा है? बॉब की पोजीशन के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है. जब बॉब राइट जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है. जब बॉब वापस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस कम हो रही है. ठीक, ये डिस्टेंस कम हो रही है. जब बॉब मीन पोजीशन पर होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, और जब बॉब लेफ्ट जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो कि हमेशा मीन पोजीशन से ली जाएगी. ये एक और बहुत खास पॉइंट है जो हमको ध्यान होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से ली जाएगी. तो जब डिस्प्लेसमेंट राइट ले रहे हैं तो अगर हम इसे प्लस x मानते हैं, तो जब डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट देखेंगे तो उसको हम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम माइनस x लिखेंगे. तो अब डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जाते समय लेफ्ट बढ़ रहा है और वापस आते समय डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है. तो ये कुछ खास बारीक बातें थी जो मोशन के समय हमें ध्यान में रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कब वो प्लस x कहा जाएगा और कब वो माइनस x कहा जाएगा. लेकिन फोर्स m, g और l कांस्टेंट्स को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, ये इस पॉइंट से क्लियर हो रहा है. तो हम कहेंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बिकॉज दीज टर्म्स एंड क्वांटिटीज आर कांस्टेंट. तो फोर्स जितना दूर पेंडुलम जाएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स उतना बढ़ेगा. रिस्टोरिंग फोर्स उतना ताकत लगाएगा कि पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन पर लाया जा सके. तो रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से ले रहे हैं, मतलब पेंडुलम मीन पोजीशन से जितना दूर जाएगा ये फोर्स उतना ताकत लगाएगा कि पेंडुलम को वापस लाया जा सके. अब ये बात अगर हमें ध्यान रहेगी तो जब हम मैथमेटिकली इसकी वेलोसिटी को, इसके एक्सेलरेशन को स्टडी करेंगे तो हमको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी ये समझने में कि कब वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, कब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी.
लेकिन ये तो हम देख रहे हैं ना कि अगर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लिया जाता है तो जब डिस्प्लेसमेंट राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जबकि फोर्स इसका ठीक उल्टा है मीन पोजीशन की ओर। जब बॉब को लेफ्ट साइड में ले गए तो अब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, जबकि फोर्स दिख रहा है कि मीन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट का उल्टा है। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स को, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कहते हैं -x के प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो है लेकिन हमेशा उसके उल्टा लगता है, पर एक्चुअली वो हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होता है। तो ये है वो कंडीशन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को, फोर्स को लिखे मास इनटू एक्सेलरेशन, तो राइट साइड में mgx/L से m कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन आएगा gx/L। और फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई होता है। तो एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है क्योंकि g और l कांस्टेंट है, और फोर्स मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगा। और हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और ऑपोजिट है। तो अब हमने सिंपल पेंडुलम को ध्यान से स्टडी किया और हमने कुछ बातें समराइज की। हमने देखा कि उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बुलाते हैं, क्योंकि वो पेंडुलम की मीन पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को, रेस्ट पोजीशन को रिस्टोर करना चाहता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की खासियत ये है कि वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हमेशा मीन पोजीशन की ओर लगता है। उस रिस्टोरिंग फोर्स की इसी खासियत से सिंपल पेंडुलम, जो कि सिंपल पेंडुलम का मोशन जो कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी बदलती रहती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक्सेलरेशन है वो भी फोर्स की तरह ही डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और हमेशा ऑपोजिट लगता है, मीन पोजीशन की ओर लगता है। तो अब पता चला कि अगर ये पॉइंट्स सेटिस्फाई होते हैं, फोर्स इस तरीके की नेचर का लगता है, तो ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ पॉइंट, और इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए सारे ज़रूरी पॉइंट्स हैं। तो अब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन को लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पूरी मैथमेटिकल एनालिसिस को, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन के फोर्सेस की इनसाइट को कॉपी करेंगे, लिखेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इट्स अ टू एंड फ्रो मोशन सच दैट
motion is in a straight line. When theta is very small, the motion takes the path of the straight line. Its acceleration is proportional to displacement, very important characteristic of simple harmonic motion. And acceleration is opposite to displacement, again very important characteristic of simple harmonic motion. And acceleration is always pointed towards the mean position. So, these characteristics define the motion, and these characteristics, to and fro motion having these characteristics, is called simple harmonic motion. So today we actually felt what is the simple harmonic motion. मैं ये नहीं कहूँगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को याद किया, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को महसूस किया. अगले क्लास में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज करने के लिए कैसे सर्कुलर मोशन का इस्तेमाल करते हैं. एक खास टेक्निक जिसको हम नाम देते हैं फेजर टेक्निक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है. एसी या वेव ऑप्टिक्स के किसी भी क्वेश्चन को हम फेजर टेक्निक के बिना एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे.